ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रा और खोड़ो वसतुल्लाह खान शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। तुर्की में एक हफ़्ते से मुज़ाहरे चल रहे हैं। इस्तांबुल में वहाँ के मेयर को अरेस्ट कर लिया गया है और बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि क्या सदर उर्दवान के तवील इक़्तिदार को अब वाकई में कोई ख़तरा लाहक है। तुर्की के हालात पे हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। प्रोग्राम का आगाज़ हमारे मुल्क में जो आए दिन इल्ज़ामात लगते हैं एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के और फेक न्यूज़ के और फिर पीका का जो मुतनाज़ा कानून है उस हवाले से पिछले दिनों आपने देखा होगा सरकर्दा सहाफ़ी हैं कराची के फरहान मलिक, उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है रफ्तार, उसके वो सरबराह हैं। माजी में वो समा टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ भी रह चुके हैं। उन्हें FIA ने बुलाया क्वेश्चनिंग के लिए और फिर बिठा लिया और फिर गिरफ़्तार कर लिया। आज अदालत में उन्हें पेश किया गया। जज साहब के पास जिन जज साहब के पास उनकी हेयरिंग थी वो नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ना आ सकें। कई घंटे वहाँ पर उनके वकला और उनके अहल खाना मौजूद रहे। बिल आखिर FIA जब उनको लेकर आई और जब एक जज साहब की अदालत में उन्हें पेश किया गया तो जज साहब ने काफ़ी सुनाई FIA को कि आपके पास क्या मवाद है, वो क्या जवाज़ है कि आपने एक सहाफ़ी को उठा के रखा हुआ है। उन्होंने बताया कोई क्लियर उनके पास बात थी नहीं, बस उन्होंने कहा कि इनके जो प्लेटफॉर्म है उस पर एंटी स्टेट वीडियोज़ लगी हैं और फेक न्यूज़ का इन पर इल्ज़ाम है। कोई और वो वजाहत दे ना सके तो जज साहब ने फिर ऑर्डर किया कि जी आप इन्हें जेल भेज दें अदालती रिमांड पे 14 दिन के लिए। जिसके बाद अहले खाना को ये उम्मीद बंधी कि अब हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन घंटे गुजरते गए, शाम के फिर रात हो गई, फिर अब से 1 घंटा पहले तक 11 बज गए और कोई नामो निशान नहीं है कि सहाफ़ी को जेल क्यों नहीं भेजा गया। तो अहले खाना उनके परेशान हैं और FIA के लिए बहुत सारे सवालात हैं। हमने राब्ता किया सहाफ़ी फरहान मलिक के लॉयर मुइज़ जाफ़री साहब से कि आपको अब तक क्या मालूमात है कि एक वराना सहाफ़ी के लिए जज का वाज़े ऑर्डर क्या हो रहा है। ये लोग जब इनिशियली FIA वालों ने प्रेजेंट नहीं किया था फरहान साहब को जेल के अंदर जेल कस्टडी करने के लिए, जो कि कोर्ट का हुक्म था, तो मैंने सोचा था कि ये अपनी लवाजमात पूरी कर रहे हैं, अपने पेपर वर्क पूरे कर रहे हैं। लेकिन जब घंटे गुजर गए और ये नहीं किया और कयास राइयाँ शुरू हो गई कि शायद कुछ और हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मालूम किया जाए। तो जो हमें अनऑफिशियली बताया जा रहा है वो एक बिल्कुल बरक्स कहानी, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग बातें की जा रही हैं ताकि हम जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। फरहान साहब के खिलाफ अब अपेरेंटली या तो एक अर्लियर FIR रजिस्टर हो गई थी ताकि वो 24 घंटे के अंदर जो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो वो कोई अगर 9:30 बजे FIR प्रेजेंट की हो तो उनके पास कल सुबह तक का टाइम है, या फिर अभी कोई FIR बनाई जा रही है जो कि एक अलग तरीके से उनको किसी और ही तकरीबन कम्प्लीटली अलग इल्ज़ाम के अंदर उनको मुलविस किया जा रहा है। तो क्योंकि उनके लिए ये एक कबाहत है, लिहाजा अब फरहान साहब को अपने पास रखना है, क्योंकि जाहिर है फरहान साहब की ईद ख़राब करनी है, तो उसके लिए अलग अलग हरबे अपनाए जा रहे हैं। और अभी हमें कुछ नहीं पता कि वो क्यों नहीं पेश हुए, वो क्यों नहीं जेसी हुए, उनके लिए उनको अभी तक क्यों रखा हुआ है। तो मोस्ट लेजिटिमेट थियरी यही है कि एक और केस के अंदर उनको मुलविस पाया गया है, और वो केस जो है वो अगर पीका से रिलेटेड होता और इसी डेफेमेटरी रिलेशनशिप के हवाले से होता तो फिर वो सुखना बीबी से हिट होता और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता था, तो कोई और हरबा अपनाया गया। जी, तो आज अदालत में मेरा भी जाना हुआ। सुबह को 8:30 बजे बुलाया था इनको और कोई मेरा ख्याल है कि 12:30 बजे FIA ने जहमत की इनको लाने की, जो कि एक रूटीन की कार्रवाई है। वहाँ पे लोग इंतज़ार करते रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे जब फरहान आए तो उनके हौसले काफ़ी बुलंद नज़र आए। उनकी फैमिली वहाँ मौजूद थी, वकला थे, काफ़ी सारे हमारे सरकर्दा सहाफ़ी, एंकर्स, उनकी रफ्तार की टीम, वो सब वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे जो फिर एक्सचेंज हमने विटनेस किया कोर्ट रूम के अंदर, वो भी बहुत टेलिंग था कि हाउ इल प्रिपेयर्ड FIA इज़, हाउ डिसइंटरेस्टेड इट इज़। एक तरफ देखे ना, एंटी स्टेट की बात है। मतलब कोई छोटा इल्जाम कहने का मकसद एक्चुअली मैंने जो वो FIR जो है उसमें एक है सेक्शन 26A
जो कि जब ये तरमीम हुई पीका कानून में, ये नया सेक्शन उसमें डाला गया विच डील्स विद फेक न्यूज़। अच्छा, उसमें ये लिखा है कि आप जानबूझकर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे एक सेंस ऑफ फियर फैलेगा, पैनिक और डिसऑर्डर, अनरेस्ट पूरे मुल्क में फैल जाएगा, ठीक है ना। FIA खुद was not possible to identify, मतलब 6 दिन से बंदा आपके पास है, आपने उसके दफ्तर पे छापा मारा है, USB ले गए हैं, कंप्यूटर्स ले गए हैं। अच्छा, वो वकील ने कहा कि जी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी है ना उनकी प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, आप सिर्फ उसको YouTube को देख लें और सिर्फ हमें बता दें कि इसमें है क्या ऐसा एंटी स्टेट। दे weren't able to say anything and judge could tell कि ये जो है एक फ्रिवलस सा मुकदमा है, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको मैं मजीद रिमांड नहीं दूंगा और इनको आप जेल भेजें। तो कहने का मकसद ये कि ये जो 26A जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फेक न्यूज़ की शिक, आपको याद होगा जिस वक्त ये कानून पास हुआ था उस वक्त भी हमने कहा था, बट मैं ये रिपीट करना चाह रहा हूँ कि उसमें जो सज़ा है वो 20 लाख रुपए और 3 साल जेल। फेक न्यूज़ की हम उस वक्त भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं, आइंदा भी कहते रहेंगे कि कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। ये वो इस्तिलाह है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुतारिफ कराई थी जर्नलिस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए। डिसइंफॉर्मेशन एक अलग चीज़ है जिसके खिलाफ आप, हम, सहाफ़ी, यहाँ के बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हम बोलते हैं, उसको काउंटर करते हैं फैक्ट चेकिंग के ज़रिए। फेक न्यूज़ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वहाँ पे ये जो हमने आज जो कार्रवाई देखी, मुझे थोड़ा सा ये हौसला भी मिला कि अगर हमारी अदलिया को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए, उन्हें अपना काम करने दिया जाए, तो वो अपना कॉमन सेंस और लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कहीं के रियासती ढांचे में कहीं ये है कि मुझे इसको सबक सिखाना है, रगड़ा देना है, इसको ईद पे हर सूरत में मुझे जो है सलाखों के पीछे रखना है, तो वो अदालत इंस्टीट्यूशंस अगर काम करें तो वो चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगेन पब्लिक प्रेशर और जर्नलिस्टिक प्रेशर भी एक चीज़ होती है। ये जो यहाँ पर जो हो रहा है ना यार, अब जो आपने मुइज़ की हमने बातें सुनी और जो कोर्ट में जो हुआ है और बिलखुसूस जो FIA की अनप्रिपेयर्डनेस है, या होता क्या, एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है ना, एक कॉल आती है, यार इस बंदे को ना फिक्स करना है हमने, ठीक है, आप कहते हैं सर जी सर, फिर आप इस तलाश में फंस जाते हैं कि यार किस चीज़ पर फिक्स करें। जैसे अभी 2:30 बजे इनको शायद जेल भेजना था, अभी 11 बजने वाले, 11 बज गए हैं, 11 से हम आगे निकल गए हैं। इस वक्त वो ढूंढ रहे हैं उस भैंस को जो इन्होंने चोरी की थी। हाँ, क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, हो सकता है कि इस वक्त कैटल कॉलोनी में गश्त हो रहा हो कि यार कोई बंदा आए जो कहे कि इसने मेरी भैंस चोरी की थी, या मेरे साइकिल मतलब वही CD70 चोरी की थी, या कुछ किया था इस तरह का ना, यार एक बार गुजरते हुए इसने मेरे वो साइड व्यू मिरर भी उठा लिया था, फिर शेरशाह में जाके बेचा था। इस तरह का कोई ना कोई क्राइम ढूंढा जा रहा है। जैसे वसत साहब अक्सर एक आप जोक सुनाते हैं, जो अब जोक नहीं है, कि एक वकील अपनी दलाइल पेश कर रहा था कि मिलॉर्ड मेरा जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है, और जज साहब कहते हैं जल्दी करो मैंने सजा भी सुना है, 10 मिनट में दलाल मुकम्मल करो, मुझे सजा सुना है। अच्छा, ये आप जोक नहीं, फरहान जो है ये इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि अभी तक वो भैंस नहीं मिली है कि जो जी बिल्कुल इन्हें चोरी करवानी है। लेकिन इसी कराची में आज दोपहर में भैंस एक और मिल गई है। आपको याद होगा कल प्रेस क्लब के बाहर कुछ हंगामा हुआ था, गिरफ्तारियां हुई थी, वो कोई जो गिरफ्तारियां हुई थी उसके खिलाफ एहतजाज था, तो उसमें जो है समीदीन बलोच समेत 5 अफराद को उन्होंने सेंट्रल जेल में भेज के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आज पेश कर दिया। तो जबरान नासिर और दूसरे वकील जो हैं वो पेश हुए, उन्होंने कहा जी ये है सूरत हाल। तो दलाइल सुनने के बाद अदालत ने समी और वहाब बलोच समेत जो 5 अफराद थे उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। लेकिन रिहाई के बाद समी को नक्शे अमन MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो भी एक माह के लिए अच्छा, पुलिस और वकला के दरमियान थोड़ी सी धक्कम-पेल भी हुई, लेकिन ये है कि वो रिहा नहीं हो सकी। इस दौरान बलूचिस्तान से ये खबर है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है अख्तर मेंगल साहब की, उन्होंने जो है ये जो कोयटा और दीगर शहरों में जो गिरफ्तारियाँ उनके ख़िलाफ़ जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी, आज कई इलाक़ों पे उनमें अमल हुआ और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 28 मार्च को खुजदार के इलाके वट से कोयटा तक उनकी पार्टी लॉन्ग मार्च करेगी। और जबकि कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो कोयटा में गिरफ़्तार हुए थे ये ख़वातीन, उनकी रिहाई के बारे में दरख्वास्तों की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है अथॉरिटीज़ को कि वो तमाम मुकदमात इनके ख़िलाफ़ जो हैं उनकी तफसील जो है 1 हफ़्ते के अंदर आप पेश करें, और ये भी हुक्म जारी किया है कि ये जो गिरफ़्तार शुदगान है इनके वकला और इनके अहले खाना से
जो मुलाकात है वो उसकी बहाल की जाए। अच्छा, अब वापस आते हैं बहस चोरियों पे जी। तो आज हम अक्सर जब भी हम फरहान मलिक साहब की बात कर रहे हैं या कोई भी पीका की बात कर रहे हैं, हसन महमूद साहब जो साबिक वजीर आला थे रियासत भावलपुर के, उनके खिलाफ भुट्टो दौर में भरी दोपहर में बिजली के तार सीढ़ी लगा के चोरी करने का मुकदमा, चौधरी ज़हूर इलाही पे भैंस चोरी का मुकदमा। ऐसा नहीं है कि नहीं, प्रेसिडेंट हर एक चीज का है सर। मैं ऐसी हवाई फायर नहीं कर रहा था यहाँ पर, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री है, आप लोग समझते हैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, ऐसा ही हुआ है। जहां तक अब जब भी हम इस पे बात करते हैं तो हम कहते हैं यार किसी को वो मौलवी साहिबान पर बात करने पे गिरफ्तार कर लिया, किसी को ट्रैफिक पुलिस के वीडियो पे गिरफ्तार कर लिया। आज जब आप कोर्ट में थे जी तो वहां पर भी मेरा ख्याल है क्योंकि 3-4 और भी केसेस हम तो देखें गए देखने के लिए कि वहां पे प्रोसेस क्या होता है। हालांकि हम उससे वाकिफ हैं, कुछ भी नहीं बदला हमारे सिटी कोर्ट्स में, लेकिन वहां पे ये जो अदालत थी जहां पे ये साइबर मुकदमात आते हैं FIA वालों के, वहाँ पे फरहान का जो ये पेशी हुई उसके बाद 2 और मुकदमात भी लगे हुए थे, 2 और फैमिलीज भी आई हुई थी, उनके वकला भी थे। और मुझे ये अंदाज़ा लगा कि जब से ये पीका में अमेंडमेंट हुई है, ये हमारे जमहूरियत के चैंपियनों ने जब से की है, उसके बाद से एक स्पाइक है। जी बिल्कुल। अच्छा, FIA से आप जाके मांगे ना कि जी साइबर मुकदमात की डिटेल्स हैं, तो वो नहीं देते। लेकिन हमें पता है कि पूरे मुल्क में, पंजाब में, KP में, सिंध में, हर जगह पुलिस मुकदमात कर रही है पीका के मुख्तलिफ शिकों के हवाले से, हालांकि उनको नहीं करना है ये। अच्छा, आज जो 2 और जो केसेस वहाँ पर आए फरहान के बाद, वो बहुत इंटरेस्टिंग और टेलिंग थे कि किस तरह ये अब्यूज़ होगा। एक केस ये था कि एक साहब हैं यहाँ पे, उनके भाई हैं अमेरिका में, उनकी आपस में कोई प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट है। भाई ने 2 हफ्ते पहले उन्हें धमकी दी कि बेटे तुम्हारे यहाँ जो है ना नए साइबर कानून आ गए हैं, तुम अगर देख लो वरना फिर तुम पे कोई केस भी हो सकता है, फंसा दूंगा मैं। और उन्होंने किसी ने भी इन साहब के नाम से कोई फेक अकाउंट बनाया, उसमें 2-4 मजहबी मुतनाज़ा पोस्ट कर दी। FIA की फुर्ती देखें आप कि उन्होंने आगे बंदे को उठा के अरेस्ट कर लिया और इंक्वायरी शुरू कर दी। बंदा कह रहा है जी किस चक्कर में, वो कह रहे हैं कि आपका जी अकाउंट है और ये है और वो है। अच्छा, इतनी भी सलाहियत नहीं है कि आप ये देख सकते हैं कि ये अकाउंट कहाँ बना है या क्या हुआ है। तो वहाँ पे जो बातें हो रही थी, कोर्ट रूम में आप खड़े हो ना तो आपको इतनी स्टोरीज मिलती हैं, वहाँ पे जो बातें हो रही थी वो ये कि जी ज़रूर जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसका कोई जानने वाला है FIA में, उसने कहा इसको सबक सिखाना है, ये सबसे आसान तरीका है। अब पीका की एक मिसाल हमने ये देखी। अगेन आई विल हैव टू से कि जो जज हैं ही कुड सी थ्रू इट कि ये क्या, मतलब मैं बकवास नहीं कर रहा, ये क्या है ये कैसे लोगों को आप उठा के अल्फाज इस्तेमाल हो सकते। अच्छा, एक और भी वहाँ पे जो दूसरा केस था वो था कि एक खातून को, कराची का एक बहुत ही महंगा तरीन ये फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है MR, FIA ने वहाँ पे छापा मार के एक खातून को कहा कि जी आप अंडर अरेस्ट हैं। उन्होंने जी क्यों? उन्होंने जी आप ट्वीट्स करती हैं। अच्छा, उनके कोई फॉलोअर्स भी कोई मतलब चंद दर्जनों में है, ठीक है ना, और वो हमारे यहाँ जो ये पॉलिटिकल एक बयानिया है PTI का और ये वो, उस हवाले से उन्होंने कुछ ट्वीट्स की। मैं इंडोर्स नहीं कर रहा क्योंकि हमारे यहाँ लोग कभी कभी इज़हार आज़ादी में ना गालम गलोच और उसमें भी चले जाते हैं, समझते हैं ये भी इज़हार आज़ादी है। लेकिन हैरत की बात कि मैंने कहा वो मैंने ट्वीट्स देखी, मैंने कहा ये ट्वीट्स तो हज़ारों लोग इस वक्त लोग कर रहे हैं। हाउ डज FIA डिसाइड कि हमें किसको खिलाफ कार्रवाई करनी है? उसको नजर कैसे आती हैं? उन्हें पता कैसे होता है कि मैंने एक ट्वीट देखी, ये बंदा कहाँ पे रह रहा है, मैं जाके बिलाल फारूकी वाला केस नहीं याद आ रहा आपको? ठीक है ना। अब कहने का मकसद ये कि वैसे हम जब भी FIA से बात करते थे कि यार खवातीन की हरासमेंट हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये हो रहा है, आप आए, ये साइबर लॉ तो तभी बना था ना, तो वो कहते हैं जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, बंदे नहीं है, इसके लिए है। अब ओवर कैपेसिटी, अब इस काम के लिए जो है वो फुर्तियां हैं और सर्कुलर डेट हम अदा कर रहे हैं। सॉरी, तो नहीं, ये सवाल तो ये उठेगा ना। और मुझे लगता है कि ये आगाज है क्योंकि ये पीका जिस तरह से ये इन्होंने अप्लाई करना शुरू किया है, फरहान मलिक का केस इसलिए इंपॉर्टेंट है सबके लिए फॉलो करना कि ही इज अ प्रोमिनेंट वर्किंग प्रोफेशनल। ये कोई ट्रोल नहीं है, नहीं। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई डिक्लेयर्ड वो नहीं है। अच्छा, हमारे काम में ऊंच नीच कहीं हो जाती हुई, लेकिन उसका तरीका है हैंडल करने का। अब ये नहीं कि आप बोलोगे जी 20 लाख रुपए पे करो या फिर 3 साल की जेल भुगतोगे। ये जो सिलसिला चल रहा है ना, ये पीका थ्रू पुलिस, मुझे पता है क्या याद आ रहा है, जब हमने यहाँ पर पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ की रिपोर्टिंग का प्रोसीजर चेंज किया था। पहले मैजिस्ट्रेट
का हक था ना सिर्फ, अब वो थाने तक पहुंच गया है। आपने देखे हैं कि एक स्पाइक आई, फिर लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। और ये एक इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर भी यही हो रहा है, क्योंकि हमारा जो अगला सेगमेंट है वो इसी तरह आजकल गिरफ्तारी में पता है कैसे एक केस पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो तू अंदर। चलो भाई आप अंदर जाए, बारी सबकी आनी है, खामोश बैठेंगे सबकी बारी आनी है। वक्फा ले लें, चिल्लाओगे भी तो फिर भी बारी आएगी। वक्फा ले लें, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और एक और कोर्ट केस की कहानी आपको सुनाते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सो कॉल्ड ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के खिलाफ एक पिटिशन दर्ज हुई पिटिशन की समाअत हुई। ये तीसरी समाअत थी। ये जो पिटिशन है ये 101 खानदानों की जानिब से आई है, जिनका सबका एक ही कंप्लेंट है, एक ही इल्ज़ाम है। और उनका कहना है कि उनके बेटों और बेटियों को झूठे ब्लास्फेमी के केसेस में फंसाया गया, सिर्फ फंसाया गया है, बल्कि उनका कहना है कि तमाम केसेस की एक तो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हुए केसेस सारे, और मुद्दई भी उनमें एक ही है। आपको याद होगा कि जनवरी 2023 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट आई थी इस सो कॉल्ड ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के बारे में, लीगल कमीशन ऑफ ब्लास्फेमी कहा जाता है, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया था और काफ़ी उसमें डिटेल्स भी थी कि ये झूठे ब्लास्फेमी केसेस में लोगों को फंसा रहे हैं। और जितने जो 400 लोग हैं, 400 से ज़ायद शायद, जो इसमें फंसे हैं, इसमें 70% उसमें एक तो 100% सब मुसलमान घरानों से उनका ताल्लुक है, लोअर मिडिल क्लास या गरीब घरानों से हैं, एंड सब 70% से ज़ायद 20 की उम्र के हैं या उससे कम के हैं। तो मिलकर ये पिटिशन दायर की गई इन सब विक्टिम्स के, एलिजिड विक्टिम्स के ख़ानदानों ने। और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान जो हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि इतना इंटरेस्ट है इस केस में और इतना पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, तो इसकी जो समाअत है उनकी बराह रास्त नशरियात भी साथ साथ होंगी, मतलब ऑनलाइन लाइव ट्रांसमिशन होंगी। आज इसकी तीसरी समाअत थी और पिटिशनर्स के वकील हादी अली चट्ठा हमारे साथ हैं। हादी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमें बताते हैं कि आज की समाअत में हुआ क्या? जी सर, आज जो समाअत हुई उसके अंदर अभी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी तरफ से आर्गुमेंट्स मुकम्मल किए जा रहे हैं। आज शहजाद खान जो कि स्पेशल ब्रांच की और एनसीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग का हिस्सा है और 3 से 4 FIRs के मुद्दई भी हैं, इन्हीं FIRs के कंप्लेनेंट हैं, उनके वकील साहब जो हैं अब्बासी साहब, उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स किए मुकम्मल और ऑनरेबल कोर्ट ने बड़े तहम्मुल से घंटा सवा घंटा उनको सुना। और उसके बाद अब जो है कामरान मुर्जा साहब जो हैं, जो आई गेस हाफिज शाम के वकील हैं, अनदर मेंबर ऑफ द एलिजिड ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप, उनके आर्गुमेंट्स को सुना जाएगा। और फिर आदिल अजीज काजी साहब जो है वो एक और रिस्पोंडेंट की तरफ से जो है वो आर्गुमेंट्स मुकम्मल करेंगे। उसके बाद हमें रिबटल का मौका दिया जाएगा पिटिशनर्स के वकला को, और हम सारे वकला जो हैं उस्मान वड़ाइद साहब और आबिद साकी साहब लीड कर रहे हैं, बाकी सीनियर काउंसिल जो है आसिफ तंबोली साहब हैं, मैं हूँ, ईमान मजारी है। हम अपने रिबटल में जो है इनको जो है रिस्पॉन्ड करेंगे इनके आर्गुमेंट्स का, और फिर उम्मीद करेंगे कि ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक फैसला देगी। अच्छा हादी साहब, अब ये इसकी डे टू डे हियरिंग्स हो रही हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईद से पहले इसका कोई रिजल्ट या कोई वर्डिक्ट आएगा? जी यकीनन ईद से पहले ही आना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा कुछ खास में रह नहीं गया। सब चीजें तफसील से जो है हल हो चुकी हैं। इसमें मैं बताता चलूं कि इसके अंदर जो एक कंसिडरेबल डिले आया और कोई भी मसाइल जो पैदा हुए जिसके बाबत अदालत को जो है वो कुछ वकला को कंटेम्प्ट के शो कॉज इशू करने पड़े, 2 वकला के लाइसेंस वकालतनामे कैंसिल करने पड़े अदालत में कि वो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और उसके अलावा भी बाकी सब कुछ जो हुआ, इम्प्लीमेंट की दरखास्तें जो आई मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, जिनका बज़ाहिर इस पिटिशन में कोई ताल्लुक नहीं था, मगर वो भी इसकी पार्टी बनना चाहते थे रिस्पोंडेंट की तरफ से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले आया। बट एवरीडे हियरिंग भी इसलिए की गई ताकि जल्दी कंक्लूड हो सके। अब वो बाकी सब मराहिल जो है मुकम्मल हो चुके हैं, तो अब यही कुछ अहम जुज़ रह गए हैं इनके बकिया आर्गुमेंट्स के और हमारे रिबटल के, जिसके बाद और कोई चीज बज़ाहिर नजर नहीं आती जिसकी वजह से डिले हो, तो ये इंशाल्लाह कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा हादी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई 134 मुतासरीन हैं जिन्होंने कमीशन की तश्कील के लिए वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, लेकिन ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने नहीं सुनी। फिर इनमें से 101 जो हैं कंप्लेनेंट्स, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया।
अब वजारत दाखिला से उन्होंने कहा है कि भाई क्या मसला है कमीशन का, तो उन्होंने कहा है जी कि ये कैबिनेट के इख्तियार में है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है और अदालत इस बारे में हमारी रहनुमाई करे। तो अदालत ने कुछ गाइडेंस भी दी है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो कमीशन का सरबराह होना चाहिए, उसमें FIA साइबर क्राइम के अलावा एक इंडिपेंडेंट IT माहिर और मजहबी स्कॉलर भी होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि अब हुकूमत इस मूड में है कि अदालत की सुने और ये कमीशन बिलाखिर कायम हो जाए और फिर वो छानबीन करे कि ये क्या फ्रॉड है? जी, बज़ाहिर हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं AG ऑफिस से जो पेश होते रहे इन केसेस में, उनकी तरफ से बज़ाहिर कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है या उन्हें कोई बज़ाहिर ऑब्जेक्शन है कमीशन की तश्कील में। वो आई थिंक इस तरह के मामलात में आप सब भी समझते हैं, हम सब समझते हैं कि वो चाहते हैं कि अदालत ये जिम्मेदारी और ये रिस्क और ये जो है ओनस अपने ऊपर ले और ऑर्डर करे कि कमीशन बनाया जाए ताकि वो इसको कमीशन को बनाए, क्योंकि ये मामला ऐसा सेंसिटिव है कि कोई भी जो है वो जुल्म को जुल्म देखते हुए भी उसको जुल्म कहना नहीं चाहता दुनिया के सामने, पाकिस्तानी जो है वो सोसाइटी के अंदर, कि कहीं उनका कोई मसला ना पैदा हो जाए इस वजह से। वरना हुकूमत से बज़ाहिर ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आई थिंक इंतजार कर रहे हैं, वो ये रखना चाहते हैं अदालत के कंधों पे या उनकी जिम्मेदारी में। ये वसत और शाहजेब ना, हमारी वैसे तो बड़ी सख्त रियासत है, इन चीज़ों में नरम पड़ जाता है, हार्ड स्टेट। मैं थोड़ा हादी, अगर आप थोड़ा सा इस पे मज़ीद अगर आप वजाहत कर सकें। मुझे इंप्रेशन ये मिला जिस तरह से आपने बताया कि ज़ाहिर है कि ये हेयरिंग लंबी भी थी, लेकिन अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो अदालत का, जज का थोड़ा नो नॉनसेंस रवैया था, क्योंकि हमने देखा है कि जिस किस्म का ये मामला है उसमें अदालत पे प्रेशर डालने के लिए भी वो बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि कैसे उसको टैकल किया है कोर्ट ने? जी बिल्कुल, ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बड़े ही प्रोफेशनल और लीगल एथिक्स को जो है वो बलूज़े खातिर रखते हुए इनको हैंडल किया। क्योंकि मैं आपको बता चलूं कि ये जो हेयरिंग हो रही है इस कमीशन की लिए पिटिशन की, इन हेयरिंग्स के दौरान वकला साहिबान ने, जो रिस्पोंडेंट्स के वकला हैं, उन्होंने बहुत शोर वगैरह किया और उन्होंने देयर वाज दिस वन हेयरिंग जिसके ऊपर उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को नामजद करते हुए, बोलते हुए उनका नाम कहा कि आपकी वजह से इस वक्त ऑनलाइन गुस्ताखी हो रही है। और अदालत से बात बहुत शौक हुई और उन्होंने अदालत ने इस्तफसार किया कि मेरे वजह से कैसे ऑनलाइन गुस्ताखी हो रही है, अनाउजुबिल्लाह। तो उन्होंने बताया कि आपके ऑर्डर, आपने जो ऑर्डर किया है या इंक्लिनेशन शो किया है कि आप कमीशन की तश्कील का ऑर्डर करेंगे, इसकी वजह से हो रहा है और ट्रायल्स रुक गए हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि ट्रायल्स बिल्कुल चल रहे हैं अपनी स्पीड पर, बल्कि इनफैक्ट एक अनफेयर स्पीड पर चल रहे हैं, जहां पे उन्हें एक प्रॉपर डिफेंस का राइट नहीं मिलता, काउंसिल एंगेज करने का राइट नहीं मिलता, प्रॉपर डिफेंस प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता। और इवन आज रावलपिंडी सेशन कोर्ट ने 5 अफराद को सजाए मौत दी इसी ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के केस में, जहां पे एक FIR दर्ज हुई थी। और इसके अलावा इन्हीं हेयरिंग्स में 2 वकला ने अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर, जिन कुर्सियों में वो बैठे होते हैं अदालत में, जिन बेंचेस पे, वहीं से खड़े होकर अदालत की चीखों पुकार की, जिसपे अदालत ने उनका वकालतनामा कैंसिल किया और कहा कि आप मेरी कोर्ट में इस केस में अपेयर नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने अदालत में चीखों पुकार किया, और ये एक रिटन ऑर्डर का हिस्सा है। इसके अलावा एक वकील साहब और ने, उन्होंने बदतमीजी की, आई थिंक कल का वाकया है वो, और जावेद मदर साहब, और उनको शो कॉज इशू हुआ कंटेम्प्ट का। अदालत ने इस बात का जिक्र भी किया हेयरिंग के दौरान कि अगर आप एक इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में इस किस्म का प्रेशर कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे जत्थे लेके आते हैं, तो सारे लोग उन हेयरिंग्स पर आते हैं और फैमिलीज को हरासा भी करते हैं, तो आप ट्रायल कोर्ट में क्या करते होंगे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। यही होता है। बहुत शुक्रिया चट्टा साहब। यार वो ना, जब अगर जज में हिम्मत हो, वो कानून के हिसाब से आगे बढ़ना चाहे, उसके ऊपर कोई प्रेशर कहीं से ना हो, तो लेकिन कर लेते हैं, लेकिन फिर रियासत जज के साथ खड़ी भी हो। अब देखें, बिकॉज सिंपली ये जो बात है ना कि यार आप टोपी बना दें अदलिया को कि सर आप करें, और जजमेंट आ भी जाए एंड देन यू अबैंडन देम। क्योंकि देखिए, ये तो बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर क्या प्रेशर है, हमें अच्छी तरह से याद है कि सुप्रीम कोर्ट पर क्या प्रेशर पड़ा, याद है आपको? और वो सुप्रीम कोर्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट, और उसके रिजल्ट भी हमारे सामने। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान में हम मुख्तलिफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और उनके काम के बारे में इसलिए गुफ्तगू करते हैं कि अगर आपका जी चाहे, उनमें से कोई आपके दिल को लगे, तो आप उनसे रब्ता करें और जो मदद हो सकती है वो कर सकें या इंस्पिरेशन ले सकें।
आज हम जिक्र कर रहे हैं लाहौर की एक है ट्रस्ट है आलम बीबी एजुकेशनल फाउंडेशन। नाम से ही पता चल गया होगा कि ये बेसिकली क्या काम करती है ये फाउंडेशन। और ये कहानी है कोई 20 साल पुरानी, 2005 में फरा दीबा अकरम जो आलम बीबी की साहबजादी हैं, वो कोट लखपत के एक इलाके में गई कच्ची आबादी में जहाँ बिलो पावर्टी लाइन आबादी रहती है। तो वहाँ कुछ बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे वो उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। बच्चे उनके बैग को देख रहे थे और वो उम्मीद कर रहे थे कि इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ जो है उन्हें निकलेगी। तो इनके पास 2-4 बिस्किट्स के पैकेट थे, तो इन्होंने निकाले तो बच्चों ने ज़ाहिर है झपट लिए। एक बच्चा जो है बिल्कुल साइड में खड़ा हुआ था, तो फरा को क्यूरियोसिटी हुई कि ये नहीं आगे बढ़ रहा, तो उससे पूछा बेटा आपको नहीं चाहिए बिस्किट? उसने कहा नहीं मुझे तो बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कॉपी पेंसिल। तो ये जो जुमला था ये इनके दिल को ऐसा लगा कि फिर इन्होंने वहीं उसी लोकेलिटी में एक दरख्त के नीचे क्लासेस शुरू कर दी। हालांकि ये ख़ुद भी उस वक्त ज़ेर तालीम थी और फिर ये रोज़ाना उन बच्चों की क्लास लेती रहीं। उसके बाद फिर वो ये कोट लखपत का जो इंडस्ट्रियल एरिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और ये इलाका मनशियात और स्ट्रीट क्राइम की वजह से उस ज़माने में जाना जाता था, इस वक्त का नहीं मालूम। उसके बाद रफ्ता रफ्ता इन्होंने उसी इलाके में एक किराए का घर लिया, 4 मरले का। वो स्कूल जो है वो बाकायदा वहाँ शिफ्ट हुआ। घर घर जाके उन्होंने बच्चों को जमा करने की कोशिश की। कोई 60 के करीब बच्चे जो हैं उनको एनरोल करने में कामयाबी हो गई। और फिर चल वहाँ से 20 साल का जो सफ़र है इसमें कई मरहले आए और इनका काम जो है वो फैलता चला गया। तो हम यही इंटरेस्टेड हैं इनसे जानने में कि इस वक्त उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और वो किस तरह की जो NGOs हैं उनसे यूनिक हैं। फरा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपका मोटो है, मैं आपकी वेबसाइट पे गया, मोटो है नेकी कर बस्ते में डाल, क्या मतलब है इसका? शुक्रिया वसत ज़रार और आपके साथ शाहज़ेब हैं मुझे बात करने का मौका देने के लिए। हमने एक मुहावरा सुना हुआ है कि नेकी कर दरिया में डाल जी। तो हमने उसी से किया, नेकी कर बस्ते में डाल, यानी आप नेकी करें। बैग में डालने से मुराद के किसी को एजुकेट कर दें, किसी की तालीम का जिम्मा उठा लें अगर आपकी इस्तात है। तो फिर नेकी को हम डिफाइन कर रहे हैं टू एजुकेट समवन, टू एजुकेट अ चाइल्ड के साथ जी। अच्छा, लेकिन आप सिर्फ एजुकेशन का काम तो अब नहीं है ना? अब मैं देख रहा था आपकी वेबसाइट पे तो माशाल्लाह बहुत मुख्तलिफ शोबों में काम हो रहा है। आपका जो फूड प्रोजेक्ट है, लोगों को खुराक फराहम करना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। पहले तो आपने आगाज तो ज़ाहिर है कि तालीम से किया, तो न्यूट्रिशन और फूड की तरफ कैसे गए? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए कि हमारा जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि यूनिक क्या चीज़ है, दूसरों से मुख्तलिफ क्या है, उसमें एक ये चीज़ है कि हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल है। इसके अंदर ये है कि जब हमारा बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता तो हम ये नहीं समझते कि उसके अंदर पोटेंशियल कम है या उसका कोई टैलेंट का मसला है। हमें ये लगता है कि उसकी रूट कॉज कोई और चीज़ है, तो हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस का बैरियर क्या है। उसमें एक बार हमारे सामने आया कि जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे वो ऐसे बच्चे हैं जिनके घर 24 घंटे में एक बार खाना बनता है और वो सुबह खाली पेट स्कूल आते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाते और उनकी परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है। तो हमने ऐसे बच्चों को स्कूल में लंच देना शुरू किया कि अगर वो कुछ खाएंगे, उनके अंदर कुछ होगा तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद हमें मालूम हुआ कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो एब्सेंटीज होती हैं, और अगर कोई बच्चा घर में रहने की बजाय स्कूल आ भी जाए तो अपनी उस हेल्थ इशू की वजह से वो प्रॉपर्ली तवज्जो नहीं दे सकता। हमने अपने ही स्कूल के अंदर एक छोटा सा हेल्थ यूनिट शुरू किया और वहाँ पर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेड डॉक्टर साहब आते हैं मंडे टू फ्राइडे, और जिस बच्चे को मसला होता है वो टाइमली चेकअप होता है, स्कूल से उसको 1 नंबर मेडिसिन मिलती है, और वो बच्चा जिसने लिंगर ऑन
मसला पेरेंट्स ने करना था कि कभी पैसे नहीं है, कभी वो जहाँ काम करते हैं वहां से छुट्टी नहीं मिल रही, और कभी उन्हें लगता है कि ये बच्चा खुद ही ठीक हो जाएगा, हम घर के टोटके कर लेंगे। उस बच्चे को स्कूल के अंदर से टाइमली हेल्थ फैसिलिटी मिल जाती है। इस तरह चूंकि ये बच्चे बहुत सारी डिसएडवांटेजेस वाली फैमिली से आते हैं, तो घर में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिससे वो ट्रॉमा भी फील करते हैं, साइकोलॉजिकली, मेंटली उनके इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं। तो हमने स्कूल में काउंसलिंग का सिलसिला शुरू किया। हम उसको साइकेट्री या मेंटल हेल्थ का उस तरह नाम नहीं लेते, हम कहते हैं ये आपकी काउंसलिंग हो रही है, जो भी आपके अंदर परेशानी या चीज़ है आप उसको हमारे साथ वेंट आउट कर दें। क्योंकि जब उनको एक ट्रस्ट वर्दी गुड लिसनर मिलता है तो वो बात शेयर करते हैं, और शेयर करते हैं तो हम फिर देखते हैं कि उनको कैसे हम मेंटली बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह हमें मालूम हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये बहुत है कि मैट्रिक के बाद जो अगर पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो आलम बीबी स्कूल तो मैट्रिक तक है, लेकिन मैट्रिक के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम उन्हें फुली स्पॉन्सर करते हैं। वो फीस से लेकर उनकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी है, ताकि उनको ये श्योरिटी मिले कि अगर मैं 4 साल का आलम बीबी में आया हूँ तो यहाँ तक मुझे सपोर्ट नहीं सिर्फ मिलेगी मैट्रिक तक, बल्कि जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, मुझे पढ़ाई करनी है या स्किल सीखनी है, इदारा मुझे सपोर्ट करेगा। तो यही होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल। और एक और चीज के न्यूट्रिशन, कैदियों का भी कोई प्रोजेक्ट है आपका? जी, पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे 3 साल के लिए NOV बनाया था, नॉन ऑफिशियल विजिटर ऑफ प्रिजन्स। कोट लखपत जेल जो एक बड़ी जेल है, वहाँ पर काफ़ी सारी खवातीन भी हैं, उनका विंग है, और उनके ख़ास एज तक के बच्चे भी वो साथ रखती हैं। इसी तरह जो शादमान में कैंप जेल है, वहाँ जुवेनाइल का पूरा ब्लॉक है। तो दोनों जगहों पे प्रोजेक्ट था। फिर वहाँ पे हमने ये किया कि सबसे पहले तो उनके मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के लिए उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की। फिर उनके बच्चों के पढ़ने के लिए हमने वहाँ बंदोबस्त किया। फिर जो बड़े बच्चे कैंप जेल में थे उनके पढ़ने का बंदोबस्त किया। और ओकेजन्स पर, जैसे ईद है, बड़ी है, छोटी है, और ओकेजन्स हैं, हम उनके साथ सेलिब्रेट करते और कोशिश करते कि उनको भी नए कपड़े, नए जूते मिलें, ताकि वो एक फील आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो कुछ ऐसे लोग कई सालों से वहाँ पे थे जिनके थोड़ी अमाउंट के जुर्माने थे लेकिन वो अदा नहीं कर सकते, वो हमने अदा किए और उनको बाहर लेकर आए। जिनके पास वकील की फीस नहीं थी, कोई वकील नहीं था, उनको हमने वकील भी मुहैया किया ताकि उनका केस तो चल सके। और उसमें से अक्सर लोग बेकसूर भी थे, लेकिन लीगल एड ना होने की वजह से वो बस अंदर थे। तो इस तरह की मल्टीपल साइट्स पे हमने कोशिश की कि उनकी भी मदद की जाए, क्योंकि जिस तरह हम जिस दुनिया में रहते हैं, एक दुनिया ये है और एक पूरी दुनिया जेल के अंदर की दुनिया है, उसकी पूरे वेयर अबाउट्स ही डिफरेंट है। अच्छा फराज, जैसे आपने ये एक्सप्लेन किया कि आपने होलिस्टिक अप्रोच की बात की कि कैसे तालीम से फैलता गया मामला, फूड भी आ गया, हेल्थ भी आ गए, काउंसलिंग भी आ गई। जब भी हम ये एजुकेशन की बात करते हैं स्कूल की, तो एक ट्रायंगल होता है जिसमें बच्चा है, टीचर है और फिर वालिदैन है। तो वालिदैन के हवाले से कुछ बताएंगी कि उनको अगर आपने एंगेज किया या उनसे आपका इंटरेक्शन किस हद तक रहा है इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान? जी, पेरेंट्स के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत होता है, क्योंकि आपने राइटली डायरेक्ट ही इस बात को कि पेरेंट्स, बच्चा और टीचर, तो बच्चे की परफॉर्मेंस तभी बेहतर होती है जब टीचर और पेरेंट्स के ऊपर भी काम हो। अगर आप कोई भी एंगल मिस करते हैं तो परफॉर्मेंस आप डिजायर्ड नहीं मिल सकती। शुरू के अंदर जो पहले 6-7 साल थे, वो एक बड़ी चैलेंज था कि हम बच्चों को इकट्ठा करके लाते थे, पेरेंट्स उनको वापस ले जाते थे, फिर हम लेके आते थे, वो वापस ले जाते थे। और मुझे बहुत देर से समझ आई कि दे वर वेरी राइट। इसलिए कि अगर आपके पास बहुत बेसिक नीड, खाना और साफ पानी नहीं है, तो आप उसकी फिक्र करेंगे या आपकी बच्चे की पढ़ाई की? और फिर उनको ये भी ख्याल था कि बच्चों ने 10 जमातें पढ़ के क्या कर लेना है, फिर भी तो काम ही सीखना है, तो बेहतर है अभी से सीख लें। तो हमने फिर 6-7 साल लगाने के बाद जो ट्रस्ट विन किया, उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये थी कि हम, आलम बीबी स्कूल का नाम है आलम बीबी तालीम और तरबियत स्कूल। हम समझते हैं कि तालीम के साथ अगर इदारे में तरबियत नहीं हो रही तो उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपके जो ये बच्चे हैं इनका माहौल बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं जहां ये रहते हैं। जो पेरेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके पास एक तो टाइम नहीं है, दूसरा वो खुद भी तरबियत के बारे में इतना शौक नहीं रखते। सिर्फ एक स्कूल बचता है जहां ये बच्चे आते हैं, अगर वहां इनको अच्छा शहरी बना दिया जाए
तो हम समझते हैं कि ये तालीम से भी बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। तो जब पेरेंट्स ने देखा कि जो इस स्कूल में बच्चे जाते हैं वो तो घर आके काम भी करते हैं, वो बिहेव भी बड़ा अच्छा करते हैं, वो साफ भी बहुत हैं और उनके अंदर एक प्लेजेंट चेंज आया है, ये हमारी एक आप कह लें मार्केटिंग बन गई कि पेरेंट्स मोटिवेट हुए और वो खुद ही फिर लेकर आना शुरू हो गए बच्चों को, फिर उनके रिजल्ट्स अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात, हमने बच्चे को एनरोल नहीं किया, हमने पूरी फैमिली को अडॉप्ट किया। मसलन जिन बच्चों के घर में राशन का मसला है, हम खामोशी से हर महीने ग्रोसरी उनको दे देते हैं। बिल्कुल ठीक उनको है। अगर घर के अंदर किसी को कोई बीमार हो गया है, उसके अलावा कोई इमरजेंसी आ गई है, तो स्कूल उनको जितना सपोर्ट कर सकता है करता है। तो फराज साहब, सॉरी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड विद अमेजिंग डिटेल यार, किस तरह से आपका काम स्पेंड करता गया है। प्रोग्राम पे आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं ये बता दूं कि एक तो जो इनकी मदद करना चाहे, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली, अगर आपको दिल को लगी हैं तो इनका आलम बीबी एजुकेशनल फाउंडेशन के नाम से इनकी वेबसाइट है, उस पर चले जाएं, पूरी मालूमात मिल जाएंगी कि आप कैसे इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। और इस वक्त 1000 के करीब बच्चे बच्चियां जो हैं, इनके 2 स्कूल हैं, एक मुरीद के में है और एक लाहौर में है। और लाहौर में इस वक्त इनका मसला ये है कि 12 कनाल की जगह इन्होंने ले ली है पर्पस बिल्ड कैंपस की तामीर के लिए, तो उसके तगदो में ये लगे हुए हैं। तो आप ये देखें, बात शुरू हुई बस्ता भरने से और आ गई है पेट, दिल और दिमाग भरने तक। और मैं अभी वक्त नहीं था, लेकिन मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ बच्चों और स्टूडेंट्स तक अब महदूद नहीं है। डेली लेबरर्स, हॉकर्स, ये भी इनकी फैसिलिटी, अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट लिटरेसी, मतलब फूड और हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बिलखुसूस। तो उनकी खुराक और उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। यानी जिस बिल्कुल 20 रुपए की पेमेंट पर, सॉरी, यानी जिस दरख्त के नीचे ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 25 साल पहले, वो दरख्त की शाखें अब फैलती चली जा रही। जी, वाह वाह, बेशक। गुड हो गया। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे हम, फिर उसके बाद चलेंगे आपको लेकर इस्तांबुल, जहाँ पे हालात ऊपर नीचे हो गए हैं काफ़ी। क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। यूक्रेन की जंग हो, मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात हों, इसराइल और गज़ा का मामला हो, नेटो और ट्रंप की जो खटकबाजी है वो हो, हर जगह एक नाम आपको ज़रूर मिलेगा और वो है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का। छाए में इस वक्त तकरीबन आलमी सियासत में एक अहम वो है, क्या कहना चाहिए, किरदार है। अच्छा, हालांकि इस वक्त तुर्की की जो मईशत है थोड़ी सी उसकी हालत पतली है। अफरात ज़र जो है 39%, 40% के लगभग है, महंगाई आसमान पे है। लेकिन इलाकाई जो सिलसिला है उसमें तुर्की का सिक्का जो है वो मजबूत है। लेकिन अब जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है पिछले 6 दिन से कि लग रहा है कि कुछ अंदर गड़बड़ ठीक ठाक हो रही है। 6 दिन पहले इस्तांबुल के जो मुंतखब मेयर हैं अकरम इमामोगलू, उनकी गिरफ्तारी हुई। मुजाहरे तब से चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, रबर बुलेट्स हैं, आंसू गैस है। लगभग 1,500 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के जिससे ओगलू साहब का ताल्लुक़ है, ओगलू साहब जो हैं उनकी जगह अब नए मेयर का इंतखाब हो रहा है और यही उम्मीद है कि रिपब्लिकन पार्टी का रिप्लेसमेंट आ जाएगा। ये तीसरी बार मेयर बने हैं और रजब तैयब एर्दोगान की जो हुक्मरान पार्टी है उसको शिकस्त देके, और 2028 में जो सदारती इंतखाबात होने वाले हैं तुर्की में, उसमें कहा यह जा रहा है कि ये इमामोगलू साहब जो हैं बड़ा टफ टाइम देंगे अगर ये सरवाइव कर जाते हैं। वैसे भी इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान की उम्र 71 साल है और जो इमामोगलू साहब हैं वो अभी सिर्फ 53 बरस के हैं, उनके पास अच्छा खासा वक्त है। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो खासे बरहम हैं। कल उन्होंने नशरी तकरीर की और उन्होंने कहा कि जो मुजाहिरीन हैं ये स्ट्रीट टेररिस्ट हैं बेसिकली, और बहुत जल्द जो है इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। लेकिन मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि पिछले 10 बरस में सदर एर्दोगान की हुकूमत को ये सबसे कड़ा और सख्त हफ्ता है जो झेलना पड़ रहा है। मुखालिफिन ये भी कहते हैं कि इनके होते हुए शुरू में लग रहा था कि जमहूरियत मजबूत हो रही है, लेकिन अब लग रहा है कि ये पुलिस स्टेट बनती जा रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ को सख्ती से दबाया जाता है, मीडिया पे कमोबेश सरकार का कब्ज़ा है और सदर के ख़िलाफ़ एक ट्वीट भी आपको
जेल की हवा खिला सकता है। ये वहाँ एक आम तासुर आला पीका है। अच्छा, इमाम ओगलू साहब जो हैं ज़ाहिर है मुंतखब मेयर थे और तुर्की के सबसे बड़े शहर के, और उससे पहले उर्दवान साहब भी और इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं। तो उनको जो गिरफ्तार किन इल्ज़ामात के तहत किया गया? खुर्द बुर्द, रिश्वत सतानी और जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती जी। अगर अदालत उन्हें इसमें से किसी भी जुर्म का मुर्तकिब करार देती है तो इसका मतलब है कि 2028 का जो इलेक्शन है उसमें वो हिस्सा लेने के नाअहल करार पाएंगे। और सदर एर्दोगान जो हैं उन्होंने वजाहत की है कि भैया मैं किसी सियासत में किसी इंतकामी कार्रवाई पे यकीन नहीं रखता, ये जो भी मामला है इमाम ओगलू साहब का है और अदलिया का है, वो जाने और अदालत जाने, मेरा क्या लेना देना, बीच में क्यों खींचा जा रहा है। और ये कि ये सिर्फ मेयर की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्दिया के 100 के करीब एहलकार जो हैं उनको अरेस्ट करके उनसे खुर्द बुर्द के बारे में पूछताछ की जा रही है। तो अब जो मगरबी मुबस्सिरीन है वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऊंट करवट लेने की बजाय उसकी समझ में नहीं आ रहा कि गोल गोल घूम रहा है। तो अच्छा, इमाम ओगलू तुर्की के कैदी 804 हैं, हम कह सकते हैं। देखिए, पैरेलल्स तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना। हम जिस माइंडसेट में चल रहे हैं पिछले 2 साल से, हमें थोड़ा सा भी कहीं और हिंट नजर आता है तो हमें लगता है कि हमारे है ना हर जगह है। अच्छा, ये सिर्फ इस्तांबुल की बात नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि तुर्की के 81 प्रोविंसेस हैं, जिसमें से 55 में तो ये मामला फैल चुका है। really? और अभी जो संडे को इनका जो एक प्राइमरी सी होती है, प्राइमरीज जिसको हम कहते हैं ना, जिसमें आप चुनते हैं अपना आइंदा का सदारती उम्मीदवार, ठीक ठाक उसमें वोट पड़े 1.5 करोड़, मतलब वो लोग जिनका एक्सपेक्टेड भी नहीं था। तो एक जाहिर है कि टर्की में भी एक एंटी एर्दोगान फैक्टर बबल करता रहा है लंबे अरसे से, बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने कहा, अगर अफराते ज़र महंगाई 40%, 2 साल पहले यहाँ पे था ना 40%, तो चीखें निकल रही थी ना। तो अगर 40% वहाँ पर अभी है, हालांकि बीच में भी वहाँ की इकोनॉमी काफी डामाडोल रही है, तो बहुत सारे लोग, मतलब पोटेंशियल है। अच्छा, दूसरा, हम हमेशा जब भी टर्की की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो यूरोपियन नेशंस हैं, खास करके जर्मनी है, उनके बड़े स्टेक्स हैं वहाँ के, कितना वो एर्दोगान को अंडरमाइन करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने देखा कि सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो जर्मनी की तरफ से आया है। लेकिन पता है इसमें ना बॉस, आई विल हैव टू पुश बैक ऑन दिस अ लिटिल बिट। अच्छा, पहले तो हमें ये समझने की मेरे ख्याल जरूरत है कि इस वक्त क्यों किया एर्दोगान ने, कभी भी कर सकते थे ना। टाइमिंग एक लिहाज से आला है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक तो खिते में क्या हो रहा है, और फिर जूम आउट करके, हमने पुलिस स्टेट की बात की, अमेरिका को देख लो यार, एक्चुअल पुलिस स्टेट बन गई है ना। तो उनकी कैलकुलेशन सही या गलत ये थी कि यार ठीक है, एक तो बयान आ जाएंगे, जैसे जर्मनी का बयान आया है, कहीं और से यूनान कुछ कह देगा, इजराइल कुछ कह देगा, होना कुछ नहीं। दिस इज द परफेक्ट टाइम। अच्छा ना, अगर मैं बिल्डअप करूं, जो अभी वुसत ने शुरू में कहा था कि यार इस वक्त ना उनका जो फॉरेन पॉलिसी का सिक्का है वो उरूज पर है, कॉन्फिडेंस इज ड्रॉइंग कॉन्फिडेंस। अब ये आप देखें, इस वक्त सबको इसकी जरूरत है, इनको भी लोगों की जरूरत है, लेकिन लोगों को इनकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यूरोप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले शाम में जो हुआ है, उसके बाद जो भी शाम जाना चाह रहा है, दे हैव टू गो इन अ वे थ्रू इस्तांबुल, मतलब थ्रू अंकारा, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ। फिर जो ट्रंप ने किया है यूरोप के साथ, तो इमीडिएटली एर्दोगान साहब ने मूव इन किया। आपका भाई मौजूद है, अपनी तकड़ी आर्मी है, तकड़ी हमारी कौम है, आप हमारे बगैर तो आप ये गेम खेल ही नहीं सकते। तो जर्मनी से बयान आ जाएगा, लेकिन रियल पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा चीज इसमें फर्क नहीं होगी। तो उनकी ये कैलकुलेशन है। अच्छा, अगर आप देखें इनकी सपोर्ट, तो अगर आप ये इलेक्शन मैप निकालें, पिछले इलेक्शन का मुझे दिखा दें, ये देखें, येलो में है एर्दोगान की सपोर्ट, ये देही इलाका है जी, देही इलाका है, और जो साहिली पट्टियां हैं, जो ज्यादा शहरी इलाके हैं, इस्तांबुल हो गया, वो ऑपोजिशन की हैं। तो जक इनकी कैलकुलेशन ये है कि सही है, थक जाएंगे यार, मैं थोड़ा सा इनके ऊपर क्रैकडाउन करूंगा, ये करूंगा, थोड़ा सा वावेला होगा, बाद में चीजें निपट जाएंगी। अगर ये कोस्टल अर्बन एरिया से स्प्रेड होकर इनके हार्टलैंड में आता है, जो जिसके चांसेस मुझे कम, जैसा कि अब लग रहा है कि ये फैल रहा है, चलिए अगर ऐसा होता है, फिर खतरा है। तो खैर, डोमेस्टिक रीजंस वो यही कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन आने वाला था, ये जो प्राइमरी, यही है,
उसमें जो वोटिंग पड़ी है उससे इनको बहुत खतरा है कि जी टेंशन हो अब रही इसका है। जल्दी इंतजाम करो। हाँ। तो क्योंकि इलेक्शन सर पर है सर पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया एक, हर तरफ हर तरफ वही कहानी, हर जगह वही स्क्रिप्ट निकल रहा है, हर अंदर मुल्क से। का अपना नैब है और अपना पीका है। चलें, तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें यही इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।